हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग मैथ्स पर। आप देख रहे हैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट। जीएस का हम करवाएंगे। पहले हम शुरुआत करेंगे प्राचीन इतिहास से, ठीक है दोस्तों। फिर इसकी थ्योरी पहले करवाएंगे, फिर उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू करवाएंगे। ये हमारी पहली क्लास है। फिर ऐसे ही हमारी क्लास आगे कंटिन्यूस चलेगी, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज की क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी, हमारे टेलीग्राम चैनल ए के ऑफिशियल 2510 2510 सर्च करेंगे तो उस पर आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास की पीडीएफ। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास, ठीक है दोस्तों। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? और इसका आंसर है विंध्य रेंज की, ठीक है। और दूसरा, मध्य प्रदेश में डैश की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है भीमबेटका। अगला, भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैलचित्र। क्या प्रसिद्ध है? गुफा शैलचित्र, ठीक है दोस्तों। किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? किसमें किया गया था? कालीबंगा में। नवपाषाणकालिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं बुर्ज होम से। पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियां, अग्नि कुंड, हल से जुते हुए खेत, युगल समाधान में से कौन से तत्व कालीबंगा में नहीं पाए जाते? बताओ, किसमें नहीं पाए जाते? युगल समाधान कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। लोथल, दैमाबाद, सुरकोटदा, धौलावीरा में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? देखो, ये भी स्थित है और ये भी, और ये दैमाबाद नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैमाबाद। लंगनाज, गणेश्वर, बागोर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाणकालीन नहीं है? गणेश्वर। गणेश्वर मध्यकालीन पाषाण काल नहीं है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? लोथल। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा था? साबरमती नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। अब पूछ भी सकता है किस कालीन से या किस कालीन में लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट हड़प्पा कालीन। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा कालीन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है या थी? यह अभी भी अपठित है। इससे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी भी पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। लघु पाषाण काल यानी कि लघु पाषाण क्या होते हैं? पत्थर के औजार। पाषाण मीन्स पत्थर, लघु मीन्स पत्थर के औजार, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि जो होगा इसका वन लाइनर है फिलहाल में। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? सिंचाई की नहरें। हड़प अगला, हड़प्पा सभ्यता के लोग डैश थे? शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? ये तो गुजरात के कच्छ का रण में है, ठीक है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो तथा हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो के को जाना जाता है। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित है?
तो वो है धौलावीरा। युगल समाधान फारस की मोहर बंदरगाह तथा उत्तम किस्म में के जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए? उत्तम किस्म के जौ ये लोथल से नहीं पाए गए। आगे, चिरांद, मेहरगढ़, बुरजोम तथा दैमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? मेहरगढ़। अब इसे सही सुमेल कीजिए, यानी कि ये सुमेलित हैं। मोहनजोदड़ो से क्या मिला? ग्रेट बात। और हड़प्पा से स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, कालीबंगा से हल्के चिन्ह, लोथल से पत्तन। आगे, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो वो थी ग्रेट गैनरी। कौन सी थी? ग्रेट गैनरी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वो करते थे पशुपति की। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का। अब ये भी पूछा जाता है शिलालेख का अध्ययन करने के लिए किसका अध्ययन करना पड़ेगा? तो हमें आंसर हो जाएगा पुरालेख शास्त्र। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? बताओ किसके अंदर है? म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं, अब इसके एमसीक्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों। पहला, इतिहास के आरंभिक काल को निम्न में से क्या कहा जाता है? बताओ क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, लघुपाषाण काल, नवपाषाण काल। कौन सा कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ए। अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाणयुगीन संस्कृत को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा और डी मध्य प्रदेश। बताओ भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगी ये मध्य प्रदेश में। अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हैं। यह प्रागैतिहासिक काल का एक प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। ठीक है दोस्तों। आगे, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले बनाए गए? ए नवपाषाण, पुरापाषाण, लघुपाषाण, मध्यपाषाण। किस काल में बनाए गए? तो ये बनाए गए पुरापाषाण काल में सबसे पहले। ठीक है। अब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण को 3 कालों में विभाजित किया गया है: पूर्व पुरापाषाण काल, कोड़ उपकरण, हस्त कुठार, खंडक, विदारणी। दूसरा, मध्य पाषाण काल को क्या बोलते हैं? फलक उपकरण। तीसरा, उच्च पुरापाषाण काल, तक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। यह हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी कि ये बनाए गए थे पहली बार। अतः स्पष्ट है कि प्रश्नों में पत्थर के औजारों के संबंध में पूछा गया है, जो सर्वप्रथम पुरापाषाण काल में ही प्रदर्शित होता है। ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। बताओ कैसी थीं? चौड़ी सीधी थीं, तंग और मैली थीं, फिसलन वाली थीं या तंग और टेढ़ी थीं? तो ये चौड़ी और सीधी थी सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां। ठीक है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी तथा सीधी होती थीं। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। ठीक है दोस्तों। आगे, निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर परियोजना के लिए प्रसिद्ध है? ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी मेसोपोटामिया सभ्यता, सी फारस सभ्यता, डी मिस्र सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे।
सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ने खंडहर निम्न में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? बताओ। हड़प्पा रावी नदी के किनारे जबकि मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे पर अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा रावी और सिंधु। सिंधु है नहीं तो हम इसका करेक्ट आंसर रावी नदी करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आगे, मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ए तमिल, बी खरोष्टी, सी अज्ञात, डी ब्राह्मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञात लिपि है सिंधु घाटी की, जिससे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई जा सकी है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है रेगिस्तान का टीला, नदीमुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला, जीवन का टीला। तो इसका करेक्ट आंसर सी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला होता है, इसका खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। आगे क्वेश्चन 10, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, बी धन्यागार, सी स्तंभ हॉल, डी 2 मंजिल मकान। तो इसका राइट आंसर होगा धन्यागार। ठीक है, अब बात करेंगे इसके थ्योरी की, वर्गीकरण की। मोहनजोदड़ो का ध्यानागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर लंबी तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? हड़प्पा में, लोथल में, चंदोड़ में, मोहनजोदड़ो में। तो ये कहाँ मिला था ग्रेट बाथ? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों की एक प्रमुख महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ऑप्शन ए नटराजन, बी नृत्य करती हुई बालिका, सी बुद्ध और डी नरसिम्हा। ठीक है, नरसिम्हा किसकी मूर्ति मिली थी हमें? नृत्य करती हुई बालिका की। ठीक है, अब इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी भी देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, देवी माता की पूजा संबंधित है ए आर्य सभ्यता से, बी भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सी सिंधु घाटी सभ्यता से, डी उत्तर वैदिक सभ्यता से। ये किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित है। ठीक है, अब इसकी थ्योरी, देवी माता तथा मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृड मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। ठीक है दोस्तों, आगे
सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लोथल। पत्तन बंदरगाह हमें कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी थ्योरी में थोड़ा करवाया था ना, वन लाइन मिक्स वाले सवाल थे, मैचिंग वाला सब क्वेश्चन था, उसमें था ये। लोथल अहमदनगर गुजरात जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह वर्ष 1955, 19 तथा 1962 के मध्य यहाँ एस आर राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे से बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार 214 इंटू 36 मीटर का एक घेरा था, जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पत्तन नगर था। लोथल में 2 भिन्न-भिन्न टीले नहीं मिलते, पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। ठीक है दोस्तों, लोथल नामक स्थान पर निम्नोत्तर सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? ऑप्शन ए सिंधु घाटी, बी मेसोपोटामिया, सी मिस्र और डी फारसी। तो इसका किसका था राइट आंसर? सिंधु घाटी। अभी जस्ट बताया, ऊपर के देख लेना व्याख्या। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी रोपड़, डी बनावली। कौन सा माना जाता है? तो बी लोथल। आगे अब क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 17। ठीक है दोस्तों, कौन सा? 17। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? ए चट्टान कटौती की वास्तुकला, बी बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र। तो किसके लिए था? मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा, इसकी वर्गीकरण। कालीबंगा सैंधवकालीन सभ्यता का एक पुरास्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? ए कृषि, बी व्यापार, सी चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन और डी बढ़ईगीरी। तो क्या ऑप्शन है? व्यापार। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। यह व्यापार प्रधान थी तथा सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी योगदान था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई? ए सोना, बी तांबा, सी चांदी, डी लोहा। हड़प्पा में नहीं पाई गई क्या? लोहा। हमने अभी करवाया था ना, वही है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण एवं चांदी आदि वस्तुएं तो मिली, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे या अपरिचित थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे वैदिक सब क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट। सोरतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? बताओ। ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी तिब्बत। तो इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। सोत्रगुई एवं मुंडीगाक सिंधु घाटी से संबंधित पुरास्थल क्षेत्र हैं जो अफगानिस्तान में, ये ध्यान रखना। सोरतुगुई और मुंडीगाक ये दोनों अफगानिस्तान में स्थित है। अब बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। ठीक है दोस्तों, किसकी? वैदिक सभ्यता की। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण है? ब्राह्मण। अब आगे बात करेंगे, श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत का। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? ऋग्वेद में। जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था?
तम्बाकू का ज्ञान नहीं था। आगे, मानव की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है? ऋग्वेद। चार वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया है? चार। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। नचिकेता या और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में है या उल्लिखित है? तो किसमें है? कठोपनिषद। आगे, आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद तथा शिल्प वेद में कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता? तो यजुर्वेद को। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में। आगे, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित रखता है? यजुर्वेद। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत। ठीक है दोस्तों, अब इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू करवाते हैं। पहला, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ, चावल था। दूध और इसके उत्पाद थे। चावल और दालें थी क्या? सब्जी और फल थे। क्या था? तो इसका राइट आंसर बी, दूध और इसके उत्पाद। इसका वर्गीकरण, वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव, जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता है। ऋग्वेद में चावल तथा नमक का उल्लेख नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? जौ, जिसे यव बोलते हैं। बी, जई, जिसे ओट बोलते हैं। सी, राई। डी, गेहूं। तो हमारे राइट आंसर हो जाएगा ए, जौ मिलता है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ, यव, इसे संस्कृत में यव बोलते हैं, का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आगे क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ए, चांदी। बी, सोना। सी, लोहा। डी, तांबा। तो किसमें किया गया था वैदिक लोगों द्वारा? तांबे का प्रयोग। आगे, ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इससे तांबे, कांसे या लोहा बताते हैं, किंतु आयुर्वेद वैदिक आर्य लोहे से अपरिचित थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन नंबर 4। वेद शब्द का अर्थ है, ऑप्शन ए ज्ञान, बी बुद्धिमत्ता, सी कुशलता, डी शक्तिहीन। आगे क्वेश्चन, इसके थोड़ा बहुत देख लें वर्गीकरण। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। ठीक है, वेद का मतलब ज्ञान। आगे क्वेश्चन, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? बताओ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इसमें अर्थवेद नहीं है, अर्थवेद नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे, आर्य शब्द में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्न चरणों में कौन सा विकल्प सही है? तो इस कौन सा विकल्प सही है? ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है दोस्तों, इसका वर्गीकरण, हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम से निम्नित 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित किया गया है। यथा ब्रह्मचर्य के लिए प्रारंभिक अवस्था से 25 वर्ष तथा तक, गृहस्थ के लिए 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ के लिए 50 से
75 वर्ष तथा सन्यासी के लिए 75 से 100 वर्ष तक। जवालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम किसमें? जवालोपनिषद में। ठीक है, आगे क्वेश्चन, आर्यों पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ठीक है, अब थोड़ा डायरेक्ट आंसर बताएंगे। आर्यों पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चल जा रहे रथों का प्रयोग किया। आगे क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। कौन सी आधारित थी? व्यवसाय पर। ठीक है, किस पे आधारित थी? व्यवसाय पर। अब इसका वर्गीकरण, प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए थे। ऋग्वेद में 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता ब्रजस वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। ठीक है, इससे यह तात्पर्य है कि एक परिवार में अलग अलग व्यापार हैं। ऋग्वैदिक आचार्य पश्चारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन। उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर सभी होगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या, ऋग्वेद में गाय की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख रूप से पशुचारक कहा जाता है। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। उनके अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ठ है। गाय सबसे उच्चतम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई, उसमें आमतौर पर गायें ही होती थीं और भूमि कभी न होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं थी। ठीक है, आगे, आर्यों को एक जात कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर था। कौन था? मैक्स मूलर महोदय आर्यों का आद्य देश मध्य एशिया, रोड्स, बैक्ट्रिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जात पूर्व में पंजाब, पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। अगला क्वेश्चन, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ए उत्तर प्रदेश, बी बंगाल, सी सप्त सिंधु, डी दिल्ली। तो किसमें होगी? सप्त सिंधु में। ठीक है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई है, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत है। ठीक है, सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी जनजात सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में सम्मिलित होती थी? समिति होती थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन, इसका व्याख्या, ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा जाता है। राजा, जनजाति सरदार के मुखिया तथा निर्वाचन एवं पुनर्विचार में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। आगे क्वेश्चन, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्न में से किसमें किया गया? ऑप्शन ए केनोपनिषद, बी विष्णु पुराण, सी ऐत्रेय ब्राह्मण और डी अथर्ववेद। किसमें मिलता है? ये मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद के साकल शाखा के संबंध हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? ए बलि, बी विदथ, सी बर्मन, डी कर।
क्या बोलते थे? बलि बोलते थे। इसका व्याख्या। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदुग्ध तथा या भागदुग कहलाता था, जबकि संग्रहीता कोषाध्यक्ष का कार्यभार संभालता था। आगे, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से मिलता है? ए यजुर्वेद में, बी अथर्ववेद में, सी ऋग्वेद में, डी सामवेद। तो किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के तृतीय मंडल से लिया गया, ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। ठीक है, किसको समर्पित है? सूर्य देव को। ध्यान ये पूछ भी सकता है कि गायत्री मंत्र किस भगवान को समर्पित है, तो आंसर उसका हो जाएगा सूर्य भगवान को। आगे क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यम सत्यमेव जयते लिया गया है किससे? ये लिया गया मुंडकोपनिषद से। ठीक है। भारतीय प्रतीक राज चिन्ह का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद क्या हो गया? मुंडकोपनिषद भारतीय प्रतीक राज चिन्ह का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? ए घोषा, बी अपाला, सी मैत्रेय, डी गार्गी। बताओ किसने दी थी? गार्गी ने। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद से में मिलता है। ठीक है। प्राचीन भारत में निम्न में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता? ए दैव विवाह, बी आर्ष विवाह, सी गंधर्व विवाह, डी ब्राह्मण विवाह। किसे नहीं माना जाता? गंधर्व विवाह को। इसका व्याख्या इसकी, हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कार में से एक संस्कार माना गया है। प्राचीन भारत में विवाह के 8 बताए गए हैं, 8 प्रकार बताए हैं। ऑप्शन ए ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और तथा पैशाच विवाह। इन विवाहों में ब्राह्मण विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह को ही विधि सम्मत माना गया है। बाकी 5 विवाह को विधि सम्मत नहीं माना गया। हमारा अगला टॉपिक है बौद्ध एवं जैन धर्म। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थक हुए थे? जैन धर्म में। बुद्ध के उपनिषद किस भाषा में है? पाली भाषा में। गौतम बुद्ध को मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? पहली। त्रिपिटक डैश की पवित्र पुस्तकें हैं? बौद्ध धर्म। बरहुत डैश से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आगे क्वेश्चन, जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? महावीर ने। जैन धार्मिक तथा वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी जी को माना जाता है। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो वो जैन धर्म से जुड़ा है। जैन साहित्यिक डैश भी कहा जाता है आगम। शायदवाद किस धर्म का मूल अधिकार था? जैन धर्म का। आगे, बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था? लुम्बिनी में। धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? तो सारनाथ में। अगला, जैन तीर्थक पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में स्वामी महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जोड़ा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? अहिंसा माना जाता है। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है? मध्य प्रदेश में। वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी? प्राकृतिक भाषा में। अजंता की चित्रकारियां
डैश की कहानियां को दर्शाती हैं, जातक की कहानियां को दर्शाती हैं। महावीर बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को कहा गया है महाविनिष्क्रमण। महावीर का मूल नाम डैश था, वर्धमान। गौतम बुद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। धम्म संस्कृत शब्द धर्म डैश रूप है पाली का। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई? कुशीनगर में। महायान पाठ किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा था? तो वो क्या था? महावस्तु था। तीर्थक शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अंग का किया जाता है। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्न में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो वो है जैन धर्म का। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन धर्म कहाँ स्थित है? राजस्थान में। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में। ठीक है, आगे अब इसके एमसीक्यू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो किया जाता अशोक मौर्य का रुम्मनदेई स्तंभ में। ठीक है, आगे क्वेश्चन, इसकी व्याख्या। अशोक के रुम्मनदेई लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्य अभिषेक में के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहां पत्थर की दीवार बनवाई तथा शिला स्तंभ खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया था। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए घातक, ये थे शाक्य वंश से। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? वो की गई थी राजगृह में। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का अर्थ है। बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्ति। इसका व्याख्या। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। अतः बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्त से है। ठीक है, आगे क्वेश्चन। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। ए त्रिपिटक, बी उपनिषद, सी अंग, डी आरण्यक। तो यह है त्रिपिटक। त्रिपिटक है बौद्ध साहित्य की पहचान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आगे इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या में क्या लिखा है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। उपनिषद एवं आरण्य वैदिक ब्राह्मण धर्म में से हैं तथा अंग जैन धर्म से संबंध है। ठीक है, ये 3 हैं पिटक जो बौद्ध धर्म में प्रचलित हैं। आगे क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग हैं ए वणिक एवं पुरोहित, बी साहूकार एवं दास, ये है स्त्रीय एवं शूद्र धर्म। ठीक है, आगे इसकी व्याख्या। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज को पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्र को एक ही दर्जे में रखा तथा उनके लिए यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और न वेदाध्ययन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। आगे क्वेश्चन,
बुद्ध ने अपना आगे क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहा। बुद्ध ने अपने उपनिषद जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। ठीक है। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? ये बहुत सारे ऑप्शन है, 2-4 ऑप्शन है। दुनिया दुखों से भरी है। बी, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। सी, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया तो निर्वाण मिल जाएगा। डी, ईश्वर तथा आत्मा अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी। ये ऊपर के तीनों, ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन की व्याख्या में देखते हैं क्या हो रहा है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी और अनात्मावादी है। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख उनकी इच्छा तृष्णा के कारण होता है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, यानी कि तो दुख नहीं होगा। अगर हम लोग अपनी इच्छाओं पर काबू पा लें तो हमें दुख नहीं होगा। आगे क्वेश्चन, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए किसमें? हड़प्पा काल में हुए, उत्तर वैदिक काल में हुए, युद्ध के काल में हुए, वो बुद्ध के काल में हुए, या मौर्य के काल में हुए? तो इसके बुद्ध के काल में हुए। इसकी व्याख्या, भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्के को जो 5वीं तथा अथवा 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व बुद्ध काल के हैं, पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांशतः चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। आगे क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किसमें की गई? तो किसमें की गई? प्रारंभिक पाली पाठ में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय अमेजनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए। ठीक है, किस में भी लिखे गए? संस्कृत में भी। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो किस में रचे गए? पाली भाषा में रचे गए। आगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? ये मतलब बौद्ध, इनमें से कौन सा ग्रंथ जो बौद्ध धर्म में सबसे बाद में उत्पन्न हुआ? वो था बामसा थपाक्सिनी था। ठीक है दोस्तों, उपर्युक्त विकल्पों में भारत में रचित सबसे बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ बामसा थपाक्सिनी था। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई। आगे, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? ए, जन्म। ठीक है, बुल यानी कि जन्म से संबंधित है। कमल एवं सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ा गृह त्याग से, पीपल बोधि वृक्ष ज्ञान से, पद चिन्ह निर्माण से एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? तो कहाँ? बोध गया में प्रबोध प्राप्त हुआ। बुद्ध को ज्ञान प्रबोध, जिसे ज्ञान को प्रबोध भी कहा गया है, बोध गया में से प्राप्त हुआ है। आगे क्वेश्चन, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, त्रिरत्न कहलाते हैं। इसकी व्याख्या, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों को अपने साथ संघ की स्थापना की। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक हो गया था। बुद्ध शरणं गच्छामि, बुद्ध धम्म शरणं गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि। ये बुद्ध के ये श्लोक हो गए थे, यानी कि मंत्र हो गए थे। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है?
ये बौद्ध धर्म में कहा गया है कि इच्छा सब कष्टों का कारण होता है। इसका व्याख्या हम देखते हैं। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। ये दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। ये बुद्ध धर्म के 4 प्रमुख शब्द हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंडाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? मतलब स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तूप। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंडाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। आगे, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? कौन सा था? अब व्याख्या पढ़ेंगे तब पता चलेगा इसमें। इसका आंसर जो होगा वो बिम्बिसार है, और लेकिन साथ में अजातशत्रु भी है, तो हमारे ये और बी और सी हो जाएगा। पहले व्याख्या पढ़ते हैं। बुद्ध के समकालीन शासकों में से मगध राज बिम्बिसार और अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसेनजित तथा वत्सराज उदयन थे। महापद्मनंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पे नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। इससे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या 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 कहा गया है? महापरिनिर्वाण। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? कौन सा स्थान नहीं है? ये पावापुरी, ये जैन धर्म से संबंध है। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के श्रुतिपत्तन सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनगर नारा में उनका निधन हुआ, जबकि 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह जागीर के समीप स्थित पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में, मौर्य के युग में, मौर्य के युग में, गुप्त काल के युग में, तो वो रखते थे बुद्ध के युग में। आगे, बुद्ध युग में क्षत्रिय एवं विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी एवं क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बौद्धकालीन ग्रंथ अगुंतर निकाय एवं महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, आगे, महावीर कौन थे? महावीर थे 24वें तीर्थंकर। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। आगे क्वेश्चन, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? बताओ। महावीर जी हैं। इसकी व्याख्या, भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है और इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेम के साथ मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर भारतीय स्वामी महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? महावीर स्वामी जी को माना जाता है। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? वो माना जाता है ऋषभदेव को माना जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन, वर्धमान महावीर के परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? वो हुए पावापुरी में। आगे, वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? वो कहते हैं अंग कहते हैं जैन साहित्य को।
इसकी व्याख्या। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? कौन सा था? चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया था। अब आगे इसकी व्याख्या। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षाना लेकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ियों पर 298 ईस्वी पूर्व में उपवास संलेखना द्वारा अपना शरीर त्यागा था। ठीक है दोस्तों। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है, बताओ क्या है? यह है श्रवणबेलगोला। बात दक्षिण भारत में है, ठीक है, ये कर्नाटक में है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन धर्म केंद्र कर्नाटक के मैसूर स्थित श्रवणबेलगोला एवं गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडराय ने बनवाई थी। ठीक है, आज के लिए पहली क्लास में इतना ही। अब हम अगली क्लास में, दूसरी क्लास में बाकी का करवाएंगे और ऐसे ही हम अपने टॉपिक्स वाइज थोड़ी सी थ्योरी और उससे रिलेटेड एमसीक्यू डेली करवाएंगे। ये हमारी जो क्लास है वो एसएससी और यूपी पुलिस यानी कि वनडे एग्जाम कॉम्पिटिटिव के लिए है। कोई सा एग्जाम हो, वनडे एग्जाम। ठीक है दोस्तों, वनडे एग्जाम के लिए है जीएस की क्लास। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें दोस्तों।